कुछ काम नहीं था, झूठ बोल रहा है। Recording in progress. चलो परसेंटेज निकालना सीख रहे थे। एक एलिमेंट रह गया नाइट्रोजन, बाकी सबका तो अपन ने देखा और सबका पैटर्न एक जैसे था। हम जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना चाह रहे थे उसको किसी दूसरे कंपाउंड में बदल ले, कोशिश करते थे वो चीज जो नहीं बने वो क्या हो, प्रेसिपिटेट। उस प्रेसिपिटेट का अपन वजन कर लेते और एक फार्मूला अपन ने बना लिया था स्टैंडर्ड, उसी के अंदर प्रेसिपिटेट का वेट डाल के अपन आंसर आ जाए। अब नाइट्रोजन चूंकि जनरली गैस के फॉर्म में रहता और उसके प्रेसिपिटेट टाइप के कंपाउंड भी कम बनते हैं, तो वहां ये मेथड यूज नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं, शायद हम लोगों ने गैसियस स्टेट नाम का चैप्टर पढ़ा था क्या, आइडियल गैस। फार्मूला भूल गया यार, मैं बड़ा पढ़ गया। क्या फार्मूला था आइडियल गैस? PV=NRT। मुझे तो वेट चाहिए, वजन एलिमेंट का। नाइट्रोजन का टेस्ट लगा रहा हूं तो नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का लगा रहा हूं तो हाइड्रोजन का। इस फार्मूले में कोई वेट आता है? m की जगह W/m into R। यहां से आप वेट निकाल सकते, सिंपल। एक और तरीका, ये तो है अपन ने मोल कंसेप्ट भी सुनी हुई, बचपन में पढ़ी हुई। तो मुझे याद आ रहा है एसटीपी पर 22.4 लीटर को आप 1 मोल के गैसेस का 22.4 लीटर एसटीपी का अगर वॉल्यूम है तो 1 मोल के बराबर। और कुछ भी हो सकता है मोल। हाँ, 6.023 into 10 to the power 23 molecules 1 मोल के। एक और चीज, किसी भी चीज का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर मॉलिक्यूल है और एटम है तो जो ग्राम एटॉमिक मास है वो भी 1 मोल के बराबर। अब ये 2 नंबर तो फिक्स है हर एक चीज के लिए, हर एक एलिमेंट। ऑक्सीजन का भी 22.4 लीटर 1 मोल होगा, नाइट्रोजन का भी 22.4 लीटर 1 मोल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 22.4 लीटर 1 मोल होगा। ये नंबर फिक्स है सबके, ये भी फिक्स है, ये नहीं। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास तो सबके अलग होते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम एक मोल, लेकिन पानी के लिए 18 ग्राम एक मोल होता है। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 होता है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28, 14 मत बोलना, N2 होता है। तो नाइट्रोजन के लिए 28 ग्राम कितना होगा? 1। अभी अपन नाइट्रोजन की खेल खेलना चाह रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए 28 ग्राम इक्वल टू 1 मोल होगा। अब जरा देखो इन दोनों में इक्वेशंस में क्या राइट हैंड साइड बराबर है? 1 मोल लिखा है, तो राइट हैंड साइड बराबर इन दोनों की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी हो गई? बराबर। यानी नाइट्रोजन के लिए एसटीपी पे ध्यान रखना है, एसटीपी पे 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल होता है, या यूं कह लें 22.4 लीटर इक्वल टू 28 ग्राम होता है। यानी एसटीपी पे 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस का वजन 28 ग्राम आएगा। लेकिन अगर एसटीपी पे 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड लेते, उसका वजन 28 ग्राम नहीं आता, उसका वजन 44 ग्राम। हर चीज का अलग मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, 22.4 लीटर का वेट आ रहा है 28 ग्राम, ये तो फिक्स है, आएगा हमेशा नाइट्रोजन। तो बता सकते हैं 11.2 लीटर का वेट कितना है? आधा कर दो, वॉल्यूम आधा कर दिया मैंने, 14 आएगा। 5.6 लीटर और आधा कर दिया, 7 ग्राम्स आएगा। और आधा करते हैं 2.8 लीटर, 3.5 ग्राम। यानी अगर हमें पता है कि कितने लीटर मेरे पास नाइट्रोजन है, तो मैं यहां से बड़े आराम से वेट निकाल सकता हूं। यूनिटरी लॉ, सिंस 22.4 लीटर नाइट्रोजन इक्वल टू 28 ग्राम, देयरफॉर मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 बाय 22.4। चलो मान लो मेरे पास 1 लीटर नहीं है, मेरे पास 20 लीटर है, तो 28 इंटू V अपॉन 22.4 क्या आ गया? नाइट्रोजन का वेट। और अगर एलिमेंट का वेट पता चल गया कितना एलिमेंट है उसके अंदर, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना आपने लिया है 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ ये ट्रिक लगा लेंगे, वैसे इससे भी कर सकते हैं, पर इससे किया गया है इसलिए मैं मतलब जो मेथड्स हैं उसकी बात करूं। अच्छा, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने की 2 मेथड, एक कहलाती है ड्यूमा मेथड, जिसमें ये सब खेल खेलते हैं मोल कंसेप्ट में, और एक कहलाती है हमारी जल्डाल मेथड, उसमें कुछ अलग करते हैं। अगली हेडिंग अपन डालेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसके लिए 2 मेथड्स, पहली है ड्यूमा मेथड। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म कर, शायद मैं आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, वही इग्निशन ट्यूब लेके CO के साथ गर्म करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी कार्बन है वो बदल जाती है CO। तीसरी बार बता रहा हूं, हाइड्रोजन किस में बदलेगा? H2 में। नाइट्रोजन किसी में नहीं बदलता, तो नाइट्रोजन काफी इनर्ट होता है, नॉन रिएक्टिव, तो गैस फॉर्म में रहती है। यानी इस मेथड में नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं? गैस फॉर्म। ये तीनों गैसेस ट्यूब से बाहर निकलेंगे। डायग्राम बनाना नहीं है, तो डायग्राम में दिखा देता हूं, वही वाला डायग्राम। ये हमारी इग्निशन ट्यूब थी, इसके अंदर प्लेटिनम का कप लिया था, यहाँ क्या भर दिया था? कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन की सप्लाई दे देते हैं,
ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ इस ट्यूब से 3 गैसेस बाहर निकलेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस N2। तो पिछली बार आपने 2 गैसेस लिखी थी, नहीं नाइट्रोजन तब भी बन रही थी अगर होती तो, पर मैं उस टाइम दिखाना नहीं चाहता, कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है ना। अब क्या करते तो कॉपर सल्फेट का बल्ब लगा देते थे या यू शेप की ट्यूब लगा देते थे, तो यहाँ पे वो सब नहीं करता, क्योंकि वो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे थे, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के लिए। हाँ उसकी वजह क्या करते हैं, ये लंबा सा बीकर है, कंटेनर है, या आप समझ सकते हैं टेस्ट ट्यूब टाइप की चीज है। इसका नाम होता है नाइट्रोमीटर, नाइट्रोजन का वॉल्यूम नापने वाला मीटर, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक एग्जिट होती है ऊपर, यहाँ पर एक प्रेशर गॉज लगा रहे हैं, प्रेशर गॉज प्रेशर नापने की मशीन, सिंपल प्रेशर नापने बोले तो साइकिल या मोटरसाइकिल या आपका कार हवाई जहाज में हवा भरवाते उस टाइम प्रेशर नहीं नापते कितना है, ठीक है ना, वो चीज उस तरह की चीज है। यहाँ पूरे में भरा होता है, ऊपर तक बिल्कुल टच करता हुआ, बिल्कुल लबालब, कोई जगह नहीं। ये भरा होता है एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भरा हुआ एक्वस KOH पूरा यहाँ पर, और कुछ नहीं। अब जब यहाँ जो गैसेस बनी है, 3 चीजें बनी, तीनों यहाँ आएंगी इसके अंदर। मुझे याद है मैंने आपको बताया था CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो KOH में घुल जाती, एब्जॉर्ब हो जाती, कार्बन का परसेंटेज निकालते टाइम पता है, तो सारी CO2 उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक्चुअली KOH और CO2 आपस में रिएक्शन करके K2CO3 बना, KOH और CO2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, K2CO3, जो कि एक सॉल्ट है और सॉल्युबल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, सॉल्युबल, घुला रहता है। एक्वस KOH मतलब पानी है उसके, ये चीज चलिए। अच्छा, जो वाटर वेपर बन रही वो भी, वो तो पानी है, पानी इसमें मिल जाएगा, वेपर इसी पानी में मिक्स हो जाएंगे, तो CO2 और H2 दोनों इसी में मिक्स हो। नाइट्रोजन घुलती भी नहीं है बेटा, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऊपर उठेगी और यहां आएगी। अब यहां बाहर निकलने के लिए तो जगह है नहीं, तो क्या होता है, नाइट्रोजन यहीं पर इकट्ठा होना शुरू होता है। यहां पर इकट्ठा हो रहा है मतलब जगह बना रहा है। जगह बनाने के लिए इसको KOH को नीचे दबाना पड़ेगा। हाँ, तो KOH के लेवल को नीचे दबाता है, KOH इस ट्यूब से वापस इस टैंक में चला जाता है। ये KOH का टैंक, जैसे जरूरत पड़ने पे KOH भर भी सकते हैं और वापस में ला भी सकते हैं। तो ये दबता जाता है, KOH वापस लौटता जाता है इस टैंक में, और इस जगह में क्या इकट्ठी होती जाती है, नाइट्रोजन, दिखाई नहीं देती, कलरलेस हो, और ये लेवल नीचे जा रहा है तो समझ में आ रहा है क्या इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मार्किंग बनी है, डायग्राम इसमें दिखा देता हूँ, कहीं डायग्राम छुपे हुए आ जाते हैं, देखा हुआ होना। 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, ऐसे 100 ml तक है, जो भी इतना बड़ा नाइट्रोमीटर ले, मार्किंग बनी।
मान लीजिए यहां इस पॉइंट पे 3 ml लिखा और केओएच का लेवल यहां तक नीचे चला है, तो इसका क्या मतलब है? यानी वो 3 ml यहां पे क्या चीज बन गई है? नाइट्रोजन। तो जितना लेवल नीचे जाता जाएगा बस मार्किंग पढ़ते जाओ, आपको पता पड़ जाएगा कितने मिलीलीटर नाइट्रोजन इस प्रोसेस में बन रही है। आपको उसका अलग से वॉल्यूम नापने की जरूरत नहीं। साथ ही नाइट्रोजन गैस यहाँ जो बन रही है इस प्रेशर गॉज पे क्या डालेगी? प्रेशर। जितना प्रेशर होगा उसमें नोट होता जाएगा। यानी यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान नाइट्रोजन का प्रेशर भी पता चल रहा है और नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी पता चल रहा है कितना हो रहा है। और इस टाइम लैब का, जिस लैब में आप ये काम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है वो तो भाई थर्मामीटर से नोट कर, यानी आपको इस टाइम पे लैब का टेम्परेचर भी पता है। तीनों चीजें पता है, P पता है, V पता है और T पता है। तो आप एक काम क्या कर सकते हैं, PV इक्वल टू nRT से P पता है, V पता है, T पता है, R तो पता ही होता है, N निकाल सकते हैं, मोल, कितने मोल नाइट्रोजन बनी, और मोल पता चल गए तो W/M लगा के वेट निकाल सकते हैं। आ गया वेट, आ गया नाइट्रोजन का, फिर अपन परसेंटेज निकाल लेंगे। लेकिन ड्यूमा भाई साहब ने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया, PV इक्वल टू nRT ऐसे यूज नहीं किया, उन्होंने मोल कंसेप्ट पे यूज किया। मोल कंसेप्ट का भी मैंने समझाया कि 22.4 लीटर नाइट्रोजन का वेट 28 ग्राम होता है, तो 3 मिलीलीटर का कितना होगा निकाल लेंगे कोई यूनिटरी लॉस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो एसटीपी पे होता है, ये एसटीपी थोड़ी है, पता नहीं कितना प्रेशर आ रहा हो, कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ जितना भी वॉल्यूम आया हुआ है उसको एसटीपी के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जरूरत तो नहीं डायग्राम की, समझ गए ना, देख लिया ना एक बार। तो ये कैसे करते हैं, एसटीपी के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वो भी आइडियल गैस इक्वेशन। अरे आइडियल गैस इक्वेशन वो भी होती है ना, P1 V1 अपॉन P1 उसका टू P2 V2 अपॉन P2, उससे करते हैं। तो अगर वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड इन नाइट्रोमीटर V मिलीलीटर माने, V मिलीलीटर, प्रेशर ऑफ N2 कलेक्टेड इन नाइट्रोमीटर क्या मान लें, P, प्रेशर को P से दिखा, प्रेशर P माइनस P लिखा जाता है, mm ऑफ Hg, ATM में भी ले सकते हैं, मैंने m ऑफ Hg में लिया, ड्यूमा ने जो किया मैं बोलता, आप कुछ भी कर सकते। सर P तो समझ आए, स्मॉल p क्या कर दिया आप, गैसेस सब्जेक्ट में पढ़ाया था मैंने, आप पढ़ते नहीं आप। एक्वस टेंशन, KOH में पानी भी तो है, घुला हुआ है, पानी की वेपर बन रही होंगी, वो तो हर टेम्परेचर पे बनती है, तो जो ऊपर खाली जगह बेटा वहां खाली नाइट्रोजन नहीं होगी, वाटर वेपर भी होंगी। तो जो प्रेशर गॉज पे धक्का पड़ रहा होगा, प्रेशर पड़ रहा होगा, वो अकेले नाइट्रोजन का नहीं होगा, नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर्स का होगा। ये P कौन सा प्रेशर है, नाइट्रो, वो प्रेशर गॉज में जो दिख रहा है आपको, वो तो दोनों का प्रेशर है ना मिला के, मुझे केवल किसका चाहिए, ड्राई नाइट्रोजन का, तो वाटर का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा ना। तो स्मॉल p का मतलब क्या होता है, एक्वस टेंशन, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फिक्स रहती है इसकी वैल्यू, और ये है प्रेशर रीडिंग इन नाइट्रोमीटर। अब टेम्परेचर ऑफ द लैब कितना है, मान लो लैब का टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, कितना है T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फार्मूले में डिग्री सेल्सियस में रखेंगे हम नहीं, तो T प्लस 273 केल्विन हमें करना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। इसको मैं V1 से डिनोट कर सकता हूं, इसको P1 से और इसको T1 से। आइडियल गैस क्वेश्चन क्या होते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो पहले 1 यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस,
तो ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, इनको नोट करो, फिर एसटीपी के नोट करेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे। इसमें कर लिया ना मैंने। उसमें तो अटलांटिक तो बना सकता है, 5 से गेट बना सकता है। गेट पता है, उसके लिए एक स्टोर भी होता है। इसमें स्टोर है, पता है, जो पैसे वाला खरीदोगे ना उसमें स्टोर नहीं होता, जिससे तुम गेट बना सकते हो। तुम कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें मिला के गेट बन जाएगा, कुछ वैसी चीज़ें मिला के वो बन जाएगा। पूरा थैला ले जाना कट्टा। दो साफ चल रहा है। दादी की टट्टी भी सामने दादी हमने तो वहाँ कट्टा काम करा दो गली तो वो इधर खाना है जल्दी आ। देखिए अब ये जो VML आया था एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का वॉल्यूम है, इस पे मैं मूल कंसेप्ट नहीं लगा सकता। मुझे कौन सा वॉल्यूम चाहिए पड़ेगा, एसटीपी में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो लिख लिया होगा। अब एसटीपी कंडीशन के वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को अपन V2, P2 और T2 नाम दे। V2 तो मैं फाइंड आउट करना है, एसटीपी कंडीशन का वॉल्यूम। एक्सपेरिमेंटल का मैं पता है, एसटीपी का पता है, ठीक है। एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 180, पर चूंकि वहां मैंने mm ऑफ Hg में ले लिया था, यहाँ भी mm ऑफ Hg में ले सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg। यूनिट सिस्टम से चलाना पड़ेगा। अब तो शायद इस बात को समझने लगे। टेम्परेचर एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। तो मुझे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की तीनों चीजें पता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। एसटीपी की प्रेशर और टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम तो निकल आएगा, तो अपन ये लगा देंगे। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन P1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बताओ जरा P1 के क्या लिखा हुआ है बेटा, देख के बताओ। कैपिटल P माइनस स्मॉल V1 की जगह V मिलीलीटर, जो भी नोट हुआ
नाइट्रोमीटर में वॉल्यूम, T1 की जगह स्मॉल t प्लस 270। अब इधर आ जाओ, P2 की क्या लिख दूं? 760। V2 मुझे फाइंड आउट करना है, ये 270। यहां से V2 निकल सकता है, निकल सकता है, बाकी सारी कहानी इधर ले आओ। तो V2 का फार्मूला बन जाएगा 273/760 into P minus P upon T plus 273 into V मिलीलीटर। ये मेरा V2 आ गया। ये V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। नाइट्रोमीटर में जितनी इकट्ठी हुई वो नॉन एसटीपी कंडीशन, ये अपन ने एसटीपी कंडीशन का लिया। अब अपन मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं, मतलब वहां से आगे किया था ड्यूमा ने, जो मेरा काम उसने क्या किया था वो बता। अपन तो डायरेक्ट डिस्कोडायनेटिक्स निकाल दो, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मत हो, ऐसा उल्टा हाथ पकड़ लिया वाला हाथ हो गया। अपन लगाएंगे मोल कंसेप्ट। Now from mole concept, since 22,400 ml, ये कर दिया तो 22.4 लीटर पढ़ा रहे हैं और सवाल मिलीलीटर में चल रहा है, मुझे इसको भी कैसा करना पड़ेगा मिलीलीटर। 22.4 लीटर मतलब 22,400 मिलीलीटर। नाइट्रोजन एट एसटीपी, स्पेशल वेट ऑफ, वजन में आएगा ना, वेट ऑफ 22,400 मिलीलीटर नाइट्रोजन एट एसटीपी इक्वल टू 28 ग्राम। थोड़ी देर पहले बता रहा 22.4 लीटर नाइट्रोजन एसटीपी में कितना होगा 28 ग्राम। अब मुझे बताओ मेरे पास कितनी नाइट्रोजन, कितने मिलीलीटर नाइट्रोजन? मेरे पास V2 मिलीलीटर में, नहीं सर नाइट्रोमीटर में तो V मिलीलीटर, वो नहीं लेंगे, एसटीपी वाली लेंगे। सर ये पूरा फार्मूला नहीं लिखोगे, ये सवाल 2 स्टेप, वो यहाँ फार्मूला नहीं घुसाएंगे, हम तो सिंपल पहले एक साइड में V2 कैलकुलेट कर लेंगे इससे, फार्मूला नंबर 1 से। अब यहाँ पे हम सिर्फ V2 लिखेंगे। Since weight of 22,400 milliliter nitrogen at STP is called 28 gram, therefore weight of V2 milliliter STP का वॉल्यूम नाइट्रोजन at STP will be equal to 28 upon 22,400 into V2 ग्राम। ये वेट आ गया इसका, नाइट्रोजन का वेट आ गया। अगर वेट आ गया तो परसेंटेज भी निकल जाएगा, तो परसेंटेज नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। आ गया फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला। पहला ये हो गया, दूसरे से आप वेट निकालोगे और उस वेट को यहाँ रखना है तो तीसरा फार्मूला। ये नाइट्रोजन परसेंटेज का फाइनल फार्मूला। चाहो तो आप ये सब वैल्यूज यहाँ रख सकते हो, कम से कम वो नहीं तो ये तो रख ही सकते हो। वेट ऑफ नाइट्रोजन की जगह मैं लिख सकता हूँ
28 upon 22,400 into V2, ये तो वेट ऑफ नाइट्रोजन लिख दिया मैंने। अपॉन में और क्या आना था, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले से तोल कर चलते हैं, सपोजिंगली वो W है, वेट टू W सिंबल दे दिया, इनटू 100। तो सिंबॉलिक फॉर्म में फार्मूला ये है, आप चाहे इंग्लिश में याद रखें, सिंबॉलिक फॉर्म में याद रखें, दोनों। ये ड्यूमा मेथड। ठीक है, ये हमारी ड्यूमा मेथड खत्म, परसेंटेज निकल गया 9। अब दूसरी मेथड है ज़ेल्डाल मेथड, उसको अपन देखेंगे। मेथड क्यों है ये नहीं पता क्यों? अच्छा, अरे भैया जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया उन भाई साहब का सरनेम ड्यूमा, ठीक है ना, और अगली मेथड वाले जिसने डेवलप किया उसका नाम जेल्डाल। दिक्कत है नाम में, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें नहीं लग रहा? उनके लिए अच्छा नाम, उन्हें आपके अच्छे नहीं लगते। ये क्या होता है, शर्मा वर्मा, अलग अलग देशों का अलग अलग सिस्टम, ठीक है। दूसरी मेथड है ज़ेल्डाल मेथड, होता है। मैं भी जब 11th में था तो मुझे ज़ेल्डाल सुनाई नहीं दिया, चंडाल सुनाई दिया। टीचर ने दोबारा बोला तब समझा ज़ेल्डाल होता है। अब ये मेथड आपके समझ में नहीं आया है सर, आप भी नहीं समझा पाओगे सर, आपकी क्या वैल्यू? आप तो कहते आप कुछ भी समझा सकते नहीं। इसके पहले मुझे एक चीज पढ़ानी पड़ेगी आपको। देखो मैंने गैसीय स्टेट क्यों पढ़ाया, पहले वो यूज हो रहा है, मोल कंसेप्ट क्यों पढ़ाई, वो यूज हो रही है। इसको समझने के लिए आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट आनी चाहिए। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ऑल दो सॉल्यूशन चैप्टर में इसकी चर्चा अपन ने की है, और सबने भी नहीं पढ़ा इसलिए कम समझ में आई। नॉर्मलिटी वगैरह का इस्तेमाल सुना, तो अपन उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, अपन मतलब की बात करें। मतलब की बात मतलब ड्यूमा मेथड में हमने नाइट्रोजन को किस कंपाउंड में बदला, किसी में नहीं, कहां बदला, एलिमेंटल फॉर्म में तुमने, ये आता है पेपर में पढ़ा। इन ड्यूमा मेथड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, आंसर नो, एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। सल्फर के टेस्ट के टाइम सल्फर का किसका मतलब, BaSO4, BaSO4 का व्हाइट पीपीटी। क्लोरीन के टेस्ट के टाइम क्लोरीन को किसका मतलब था, एस्टिमेशन का AgCl, ये याद कर लो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ाई है ना, ठीक है। तो ड्यूमा मेथड में तो नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड में हमने नहीं बदला था, एलिमेंटल फॉर्म में। ज़ेल्डाल मेथड में बदल, तो ये क्वेश्चन आता है कि ज़ेल्डाल मेथड में आप किस कंपाउंड में बदल, याद करना है। इसके लिए आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट आने की जरूरत नहीं। दूसरा, ज़ेल्डाल मेथड सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे काम नहीं करता, मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन होगी, पर ज़ेल्डाल मेथड लगाओगे तो आप उसका परसेंटेज नहीं निकाल, रिएक्शन ही नहीं करेगा। वो पूछते हैं कि किन किन पे नहीं कर,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा इस पे करंट, और 3-4 है ना, 3-4 नाम दे देंगे इनमें से किस इंटीजर टाइप भी बना सकते, ये रहेगा। तीसरा न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला, तो ऑल्दो मैं समझाता हूं, समझ में आ जाएगा ऐसा। फार्मूला कहां से आया ये समझ में नहीं है। तो इस मेथड में इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन प्रेजेंट काम की बातें जो आपको याद रखनी है वो है, सबसे पहली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड is converted into NH3 ammonia, which is absorbed in, सोख ली जाती है in standard acid solution। शायद आपको पता अमोनिया बेस होती है और बेस हमेशा एसिड में रिएक्शन करके घुल जाता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ये कंपाउंड KOH में घुलेगा या नहीं घुलेगा, वो कंपाउंड KOH में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। KOH क्या बेस है, तो उसमें हर वो चीज घुल जाएगी जो एसिड है या एसिडिक नेचर। ऐसे एसिड में कौन घुलता है, जो बेसिक नेचर, तो घुलते टाइम वो रिएक्शन कर जाता है। एक तो घुलने का सिस्टम अपन ने वो सीखा, आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते हैं, कोवेलेंट नहीं, पर कुछ कोवेलेंट घुल सकते जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक है, फोन से जुड़ा हो। तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली किसमें घुलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इस टाइप उनमें घुलते, बेंजीन, टोलुएन, इनमें कोवेलेंट। ये बात अपनी अलग हो। अब एक दूसरी बात, जो एसिडिक नेचर की चीज वो बेसिक चीज में घुलेगी, और जो बेसिक नेचर की चीज वो एसिड में। ऐसा अमोनिया बेसिक नेचर की तो एसिड में। कौन सा एसिड लाए, आपकी मर्जी, कोई सा भी, H2SO4 या HCl, ये दोनों ज्यादा यूज किए जाते हैं। न्यूमेरिकल में हो सकता है H2SO4 लिखा है चाहे HCl लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई सा भी नहीं। स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन मतलब, स्टैंडर्ड मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा जिसका आपको सब कुछ पता हो, जिसकी पूरी कुंडली आपको पता, तो मतलब उसका कंसंट्रेशन पता हो कि उसकी नॉर्मलिटी कितनी, मोलारिटी कितनी। नॉर्मलिटी पता चल गई तो मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन सब निकला। कोई भी एक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पता चल गई तो सब निकल जाएगा। दूसरा उसका वॉल्यूम पता हो कि कितने ml लिया, मतलब जिसके बारे में पता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टाइट्रेशन में अपन इसकी बात करते हैं, और तो पिछले सालों में स्कूल जाना ना हो पाया हो तो टाइट्रेशन जानते नहीं होंगे, स्कूलों में कराते हैं प्रैक्टिकल, जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। इक्विलिब्रियम में सिखाते हैं 11th के सिलेबस में, तो अपन चर्चा करें, ठीक है ना। तो उसमें इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अमोनिया। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि कौन लोग इस टेस्ट को नहीं देते, कंपाउंड कंटेनिंग डैश NO2 ग्रुप, क्या इसमें नाइट्रोजन है, पर एक टेस्ट नहीं देते। और डैश एंड डबल बॉन्ड डैश ग्रुप, इसको भैया नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, इसको डाई एजो ग्रुप कहते हैं, नाइट्रो या डाई ग्रुप। और इन विच नाइट्रोजन इज present in a ring, do not give Zeldal test या Zeldal मेथड। ये इस मेथड को काम नहीं करता, जिनमें NO2 ग्रुप लगाओ, यानी नाइट्रोजन एज अ NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, या नाइट्रोजन एज अ डाइएजो ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर नाइट्रोजन रिंग में
तो ऊपर के दो तो समझ में आए, नाइट्रोजन रिंग में होगी नहीं समझ में आए। बता देता हूँ। इसमें नाइट्रोजन रिंग बनाने में इस्तेमाल होती है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये नहीं देगा। इसमें नाइट्रोजन रिंग बनाने में इस्तेमाल होती है, ये नहीं देगा। इसमें भी नाइट्रोजन रिंग में इस्तेमाल होती है, ये नहीं देगा। इसमें भी नाइट्रोजन रिंग में आ रही है, ये भी नहीं देगा। इसका नाम होता है पाइरोल। हो सकता है स्ट्रक्चर बनी ना है, नाम आ जाए। इसका नाम पायरोलिडिन। इसका नाम पिपरिडिन। इसका नाम पिपरिडिन। ये सब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर्स याद कर लीजिए और इनका बार-बार इस्तेमाल होगा। 11 में जब आईयूपीएसी पढ़ाते हैं तभी चीज दिखाते हैं। आईयूपीएसी का बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। ये भी ले लीजिए। इसका नाम होता है क्विनोलाइन। वो हाइड्रोकनोन, क्विनोन और हाइड्रोकनोन, क्विनोन और हाइड्रोकनोन वो रिड्यूस होता है, डेवलपर कहते हैं। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? Which of the following compounds will not give Jaldal या cannot be estimated by Jaldal method? Cannot be estimated by Jaldal method. Option A pyrrole, option B pyridine, option C quinoline, option D nitrobenzene, option E diazobenzene, और ऐसे 10-12 कंपाउंड और दे देगा। इंटीजर टाइप बना लेगा हाउ मेनी, नंबर आपको बताना है। ये तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन किस में बदलते हैं? आंसर अमोनिया, नाइट्रोजन। दूसरा कौन कौन नहीं दे सकते भैया? ये लोग नहीं दे सकते। कौन सा ग्रुप आ गया? डायेजो। इसको डायेजोबेंजीन कहते हैं, ये नहीं देगा। इसका नाम है डायेजोबेंजीन।
इसमें वो OH लगा हुआ है, पर हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो ये दिख रहा है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है। यानी इस रिएक्शन को, यानी इस टेस्ट एस्टिमेशन, इस मेथड से इसका आप नहीं कर सकते नाइट्रो। या ये देख, ये नाइट्रोबेंजीन है, NO2 ग्रुप लगा है। इस तरह के कंपाउंड जिनमें ये या ये ग्रुप हो, ये सब आपके इस मेथड से एस्टिमेशन नहीं करेगा। स्ट्रक्चर्स इसलिए बना रहा हूं कि अभी देखे नहीं है स्ट्रक्चर्स, अभी देखे नहीं। हाँ, अभी सिलेबस के दौरान ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बहुत बार दिखा दूंगा, तो अब नए नहीं लगेंगे, अभी नए लग रहे हैं। हो गया? पूरे मेथड समझा देता हूं मैं। इसमें अपन पहले इस तरह का एक फ्लास्क लेते हैं, इसको हम जेल्डाल फ्लास्क कहते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। ऐसा करने से इसमें जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया। NaOH का भी यूज करते हैं। NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ। क्या दिक्कत है? अमोनिया तो बनी, लेकिन मुझे याद रहा है अमोनिया कैसे नेचर की होती है? बेसिक नेचर। और यहाँ टेस्ट ट्यूब में या जेल्डाल फ्लास्क का H2SO4 यानी एसिड तो पड़ेगी, तो यही अमोनिया बनाता है और फिर यही अमोनिया के साथ रिएक्शन भी कर जाता है। इन दोनों की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, अमोनियम सल्फेट। ये सॉल्ट बनता है। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में से नाइट्रोजन निकल के किसमें बदल गई? अमोनिया, बिकॉज ऑफ द H2SO4। बाद में इसी H2SO4 ने अमोनिया रिएक्शन करके क्या बना लिया? अमोनियम सल्फेट। ये तो जेल्डाल फ्लास्क का काम हो गया। अब हम लेते हैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको स्टैंड पे लटका देते हैं। नीचे ट्राइपॉड होता है, इसके नीचे बुनसन बर्नर लगा देते हैं गर्म करने के लिए। जेल्डाल फ्लास्क का जितना भी मटेरियल है वो उठा के इसमें डालते हैं और इसमें एक और चीज मिलाते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इसको हीट करते हैं। तो क्या क्या मौजूद है इसके अंदर? NH4 होल ट्वाइस SO4 मौजूद है,
जेल्डाल क्लास से आया और NaOH हमने मिलाया, ये जेल्डाल क्लास से आया है, इसको हमने मिलाया, इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों की रिएक्शन से Na2SO4 बनी, Na2SO4। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन अमोनियम आयन। अगर मैं रिएक्शन करूंगा SO4 तो तू क्या कर रहा है, निकल। NH4 की H, एक H OH से जुड़ जाती है तो H2O बन जाता है। दो NH4 है, दोनों की एक एक H एक एक OH से जुड़ जाएगा, दो OH लगा रखे मैंने बैलेंस में, क्या बचेगा 2NH अमोनिया। सोडियम सल्फेट सॉल्ट है, यहीं रह जाएगा इसी में, पानी यहीं रह जाएगा, अमोनिया गैस बन तो बाहर निकले, तो इसमें एक एग्जिट ट्यूब लगी है, इससे अमोनिया गैस हमारी बाहर निकल गई। तो हमें करना क्या चाहिए, बाकी तो ठीक है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मिलाया, H2SO4, जिससे क्या बना NH4 होल ट्वाइस SO4, और जो बना मुझे उससे मतलब मेन चीज ये बनी। ये रिएक्शन अपन ने कहां कराई, जेल्डाल फ्लास्क है ना। फिर NH4 होल ट्वाइस SO4 को राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला, उसमें क्या मिलाया NaOH, इससे Na2SO4 बना, प्लस में 2H2O प्लस में 2NH3 गैस। ये काम कहां हुआ, राउंड बॉटम फ्लास्क। तो डायग्राम नहीं बनाना है पर ये रिएक्शन तो लिखनी चाहिए। क्या पानी डाल दो बाल्टी डाल दे क्या कहना है, साफ कर दो और है ना पाइप में बदल दूंगा, उसकी सोचता है साफ हम कर लेंगे, फिर तो पाइप ही हम बदल लेंगे। अब यहाँ पे जो अमोनिया गैस बाहर आ रही है उसका क्या करना, मुझे इस अमोनिया के बारे में जानकारी चाहिए। जानकारी क्या, वॉल्यूम पता चल जाए, मास पता चल जाए, मोलरिटी नॉर्मलिटी कुछ तो पता चल जाए। अमोनिया का कुछ भी जानकारी मुझे मिल गई तो फिर मैं जुगाड़ लगा के उसके अंदर नाइट्रोजन का वॉल्यूम या मास पता करूं, कोई दिक्कत नहीं। वो डेरिवेशन में नहीं करा रहा है, कोई इक्विवेलेंट कांसेप्ट भी नहीं पढ़ी दिमाग में जाएगी, पर नॉर्मलिटी से काम कर, नॉर्मलिटी के पास करते क्या है, मुझे इस अमोनिया का वॉल्यूम चाहिए, कैसे पता चले, या कंसंट्रेशन चाहिए, कैसे पता चले। तो इसको एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क कहलाता है, कोन के शेप का, इसमें भरा होता है स्टैंडर्ड एसिड H2SO4 या HCl व्हाटएवर। रेस्टर्स पर आपने यहां भी लिया था, हाँ तो वहां मना थोड़ी है, वहां भी ले लो, नहीं तो दूसरा ले लो कोई एसिड, HCl ले लो या H2SO4 ले लो, कोई सा भी एसिड। अमोनिया आ रही, कितने मिलीलीटर लिया ये आपको पता होना चाहिए। V1 मिलीलीटर मैंने लिया। अब अमोनिया आएगी इसमें तो यहां फिर से क्या करेगी, रिएक्शन,
मान लीजिए आपने HCl लिया है, तो अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन करके NH4Cl बनाएंगे। क्या इस रिएक्शन में HCl खर्च होगा? होगा ना, दोनों खर्च होंगे। अमोनिया पूरी इसमें एब्सॉर्ब हो रही है, तो HCl को कंज्यूम करेगी ना, सॉल्ट में बदलेगी। तो जब पूरी अमोनिया इसमें एब्सॉर्ब हो जाएगी, तो HCl का वॉल्यूम V1 ही रहेगा, कम हो जाएगा। मान लो मैंने इसमें 50 मिलीलीटर लिया एसिड, तो प्रोसेस होने के बाद हो सकता है 45 मिलीलीटर बचे, 42 बचे, 40 बचे, कम हो। तो अब आप क्या करते हो, जो एसिड बचता है उसका वॉल्यूम पता कर लिया था, वो तो नोट कर लिया था, V1 ml लिया। अब बचे हुए एसिड का वॉल्यूम कैसे पता करें? अरे मेजरिंग ग्लास आते हैं ना, उनमें मार्क्स बने होते, उसमें डाल देंगे, लेवल कितना पता चल जाएगा। सिंपल। और साइंटिस्ट लोग सिंपल काम नहीं करते, पागल होते हैं। वो बचे हुए एसिड का वॉल्यूम पता करते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं। टाइट्रेशन का यूज क्या था? वॉल्यूम ही तो पता करते हैं, उसमें कितने वॉल्यूम न्यूट्रलाइज हो गया, कितना ड्रॉप गिरा, ये सब। तो बचे हुए एसिड का वॉल्यूम किससे पता करते हैं वो लोग? टाइट्रेशन। एसिड का टाइट्रेशन किससे कराओ? बेस से। टाइट्रेशन उल्टी जिसकी कराएगा, बेस कौन सा ले, आपकी मर्जी, KOH, NaOH कुछ भी ले। और ज्यादातर साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, या जेल्डाल ने क्या किया था, काय को 4-4, 6-6 एसिड और बेस के चक्कर में करो, H2SO4 और NaOH की दोबारा यूज कर लो। बीकर में भी क्या भरो, HCl काय को भरो, H2SO4 भर लो पहले से हमारे पास। और बचे हुए H2SO4 का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? उसका टाइट्रेशन किसके साथ करा के? NaOH के साथ। व्हाटएवर, मुझे पता चल गया बचा हुआ वॉल्यूम V2 है, कितना है? V2। टाइट्रेशन से पता कर लिया, कैसे भी। तो आप बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड कितना हो? V1 माइनस इतना एसिड क्या हुआ होगा? कंज्यूम, खर्च हो गया होगा। वेरी सिंपल। 50 ml लिया था, 42 बचा, तो खर्च कितना हो गया? रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा। इसको V से दिखा दो, किससे दिखा दो? V से। तो V किस चीज का वॉल्यूम है? अमोनिया का? नहीं, एसिड का लिया गया, एसिड का बचा हुआ ना, एसिड कंज्यूम। ये वॉल्यूम सवाल में दिया होगा न्यूमेरिकल में, या ये दोनों दिए होंगे, तो घटा लेना पैसा। अब नाइट्रोजन परसेंटेज का फार्मूला चलाएंगे। उसका नाइट्रोजन परसेंटेज का फार्मूला 1.4 NV अपॉन W। सर ये फार्मूला W तो वही वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, N मतलब नॉर्मलिटी ऑफ एसिड यूज्ड, ये बीकर वाला, जिस एसिड में अमोनिया एब्सॉर्ब कर उसके लिए थी नॉर्मल। और V मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम। न्यूमेरिकल आएगा, तीनों चीजें आपको दी, थोड़ा और करना रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई में 100 नहीं है था, कन्वर्ट किया, ऐसा हो गया, ऐसे फार्मूला। ये फार्मूला और लिख दीजिए अपना काम। इसमें एक और चीज ध्यान दें, कभी कभी नॉर्मलिटी नहीं दी होती है, मोलैरिटी दी होती है। तो नॉर्मलिटी उसको दी होती है मोलैरिटी टू एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब एसिड की बेसिस। सर ये क्या होता है एसिड की बेसिसिटी? जितने उसमें आयोनाइजेबल H, जैसे HCl में एक ही H होता है, तो उसकी बेसिसिटी है एन फैक्टर 1। अगर H2SO4 देगा सवाल में, तो फिर बेसिसिटी 2 लेंगे। ठीक है, नॉर्मलिटी दिया तो कोई दिक्कत, मोलैरिटी दिया तो कृपया उसको पहले नॉर्मलिटी में बदलें, फिर करें। पीएच के सवालों में भी नॉर्मलिटी यूज होती है, अभी ध्यान रखें, तो मोलैरिटी से सवाल है, इसलिए गलत है। चलो ये चौराहे पे तो जगह है कि चुटकी पकड़ ली, चौराहे पे चलो, चौराहे पे चलो, जब चप्पल पहन मैं आजकल कोई भरोसा नहीं है,
क्वेश्चन करके बताएं। During estimation of nitrogen by Jindal method, 0.5 gram of organic compound, nitrogen containing organic compound, gives ammonia, ammonia तो देगा, which neutralizes, यानी जो अमोनिया बनी, which neutralizes 10 milliliter of 0.1 molar H2SO. ये क्या है? वो एसिड तो आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया, उसका कितना ml न्यूट्रलाइज हो रहा है? कंज्यूम मतलब न्यूट्रलाइज हो, कितना कंज्यूम हो रहा है? 10. अब आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेट नाइट्रोजन परसेंटेज। आंसर निकाल के रजिस्टर में लिखिए, मैं चेक करता हूं, आप लोग चैटबॉट में टाइप करिए। बहुत सरल सवाल, मैटर पता नहीं है तब तक ये सवाल हिला भी नहीं पाओ, पता हो गई 2 मिनट का सवाल, बस गुणा भाग आना चाहिए। इधर कोई आंसर नहीं आया भैया, क्या हो गया? इतना इजी है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे क्या? अच्छा ऐसा कुछ है क्या? क्या करते हैं ये लोग? हाँ मना ही करना पड़ेगा इन लोगों को, ध्यान दो, आप लोग नहीं कर पाओ। अब करो टाइप भैया, करो, किसी की आवाज ही नहीं आई आज। चलो मैं कर देता हूँ, कोशिश कर सकते। नाइट्रोजन परसेंटेज निकालने का फार्मूला 1.4 इंटू एन इंटू वी अपॉन डब्ल्यू। एन मतलब नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इसने अभी दी नहीं, क्या दे रखी है? मोलरिटी। पहले हम नॉर्मलिटी निकालेंगे, मोलरिटी इंटू एन।
मोलरिटी 0.1 दे रखी, n फैक्टर इसका 2 है, क्यों 2 है? H2SO4 लिया, इसमें 2 हाइड्रोजन, n फैक्टर इसका 2। तो अब हमारी नॉर्मलिटी आ गई 0. इसको इस फार्मूले में रखना है, नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू 1.4 into 0.2 into 10 divided by 0.5 इधर, इसका डेसिमल इसके डेसिमल से कैंसिल हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 1.4 में देंगे तो 14 हो जाएगा, into 2 divided by 5, 28/5 है ना, कितना आएगा 5.6%, ठीक है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आने, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। न्यूमा मेथड में तो वॉल्यूम देंगे तो आप कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, और सुधार, ठीक है। तो अभी पीओसी वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। हमने क्या क्या सीख लिया, एलिमेंट का टेस्ट लगाना, पता लगाना कौन सा एलिमेंट है कंपाउंड में, कौन सा नहीं है, फिर उसका परसेंटेज निकालना, और परसेंटेज आ जाएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना। मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, नहीं तो कोई रास्ता दिया होगा ऐसे मॉलिक्यूलर मास निकला, जरूरी नहीं कि दे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकता, वेपर डेंसिटी दी हो सकती है, उसका डबल करके, या ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ का कुछ बड़ा सवाल बना दिया, 2-3 चीजें जोड़ के, ऐसा हो सकता है। पहले ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ का डेटा दे रखा है, जिससे आप पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो कंपाउंड का, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इससे भी मॉलिक्यूलर मास निकलता है, वो डेटा दे देगा, सवाल लंबा हो जाएगा। करेंगे तो एडवांस में तो ऐसे करेंगे, 2-3 चैप्टर जोड़ेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, उससे आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां तक का काम हमने सीखा, एलिमेंट की पहचान करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने तक हम। लेकिन अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनने के बाद उसके अंदर की स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने आपको बताया था C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला केवल ग्लूकोज की थोड़ी है, फ्रक्टोज का भी हो सकता है, ग्लूकोज का भी हो सकता है, एल्डोज का भी हो सकता है, एलोज का भी हो सकता है, मैनोज का भी हो सकता है, पता नहीं किस किस का हो सकता है, गैलेक्टोज का भी हो सकता है। वो तो स्ट्रक्चर से पता चलेगा। अब स्ट्रक्चर कैसे पता करें, इस काम को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। अभी अपन ने क्या पढ़ा, पीओसी, अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। उसमें अपन क्या क्या पता करेंगे, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। फिर फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट लगाने पड़ेंगे, मतलब इसमें अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक है। सिंपल टेस्ट रटने वाला काम, जैसा अभी अपन ने टेस्ट लगाया, ये डालो तो ये रंग आ जाएगा तो नाइट्रोजन, वो डालो वो रंग आ जाएगा तो सल्फर। ऐसे टेस्ट पर रिएक्शंस तो रहेंगे उसके। जो टेस्ट अभी इसमें पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन की, वो सारे टेस्ट, वो सारी रिएक्शन ड्यूरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए फिर आएंगे। भाई जब एल्डिहाइड के टेस्ट पढ़ाऊंगा तो एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा तब आएगा ना कुछ, एल्कोहल के टेस्ट पढ़ाऊंगा तो एल्कोहल पढ़ाते टाइम फिर से आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शानदार बात यह है कि एक ही रिएक्शन 5-5, 6-6 बार रिपीट होती है। मैं यहाँ 5-6 बार करा दूंगा तो याद हो जाएगी, नहीं सोच लेना, जस बोल रहा नहीं हुई तो दोनों कानों में सिर कर दूं। आज के लिए इतने, अगली बार स्ट्रक्चर आएगा। Recording stopped.
जा रहे थे उसको किसी दूसरे कंपाउंड में बेबी स्क्वायर टू एंड अब ये 2 नंबर तो फिक्स है हर एक चीज के लिए 28 बाय वही इग्निशन ट्यूब लेके तो हाई टेम्परेचर एसटीपी का पता करें